हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है और लास्ट वीडियो के अंदर हमने वॉइड्स और सेल्स के बारे में पढ़ा था, एचसीपी और सीसीपी अरेंजमेंट, और उसके अंदर बनने वाले दो तरह के वॉइड्स, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दोनों के बारे में पढ़ा था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है आपको कर लेना है इस वीडियो को पॉज, उस क्वेश्चन को ट्राई करना है और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है उनको सेपरेटली लिख लेना है। इस क्वेश्चन को पढ़ा आपने और आपको पता चला होगा कि एक सॉलिड के बारे में बात हो रही है, एक सॉलिड कंपाउंड के बारे में बात हो रही है जो तीन एलिमेंट्स ए, बी और सी से मिलकर बना हुआ है। तीनों के एटम्स की लोकेशन जो है वो अलग अलग है। ए कहां पे प्रेजेंट है, ए जो है वो एफसीसी लैटिस बना रहा है, यानी कि ए प्रेजेंट होगा कॉर्नर्स के ऊपर और उसके साथ साथ फेस के सेंटर्स के ऊपर। अगर मैं पूछूं कि ए के कितने एटम्स होंगे तो ए के एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे इतना तो क्लियर होगा सभी को। अब बोल रहे हैं कि बी जो है वो प्रेजेंट है सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर। अगर बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर प्रेजेंट है तो मैं पूछूं आपसे कि बी के कितने एटम प्रेजेंट होंगे, याद है? तो यहाँ से एक रिलेशन आता है, वो आपको भी बता दूंगा। सी जो है वो कितने प्रेजेंट है, सी बोल रहे हैं 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर प्रेजेंट है। 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से वो रिलेशन याद करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला था कि अगर किसी यूनिट सेल के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स हो तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड रहेंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो रहेंगी वो भी उतनी ही रहेंगी। कितनी रहेंगी, n ही रहेंगी। और अगर बात करें कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी रहेंगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट टीडी लिख लेता हूँ। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी रहेंगी, वो भी कितनी रहेंगी भाई, वो भी रहेंगी इसकी जस्ट डबल, 2n, ठीक है। रेशियो में आता है वो इस रेशियो में आते हैं, 1:1:2 के रेशियो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वॉइड जो रहते हैं एटम्स के साथ, ठीक है। अब हमारे पास एटम प्रेजेंट है कितने भाई, 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी, उतनी ही रहेंगी, 4 ही रहेंगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी रहेंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगी इसकी डबल, यानी कि 8। और 8 के 25% जगहों पर क्या प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। तो 8 का 25% कितना होता है, 8 का 25% कितना होगा, वो होगा 2, ठीक है। 8 का 1/4, 1/4 आपको कैलकुलेट करना है, 2 हो जाएगा। यहां से आपको एटम पता चले गए तो इसका मतलब आप फिर फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बताओ जल्दी से इसका। तो फॉर्मूला इस तरह से बनेगा कि ए प्रेजेंट है पर यूनिट सेल 4 एटम्स, बी प्रेजेंट है पर यूनिट सेल 4 एटम्स, सी प्रेजेंट है 2 एटम्स। सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई कर देना, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा A2 B2 C1। ये इसका फॉर्मूला हो गया। किस किस का ठीक था, पता चल गया। जिसको नहीं आया था या जिसको नहीं पता था, जिसका गलत आ रहा है एक बार चेक कर लो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक लैटिस। फटाफट इसको नोट करो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा मेरे हिसाब से। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी आपको एक यूनिट सेल की निकालनी है तो ऊपर मास भी रखोगे यूनिट सेल का, नीचे वॉल्यूम भी रखोगे इसकी, यूनिट सेल की। फॉर्मूला सभी को आता है। अब हम बात करते हैं कि भाई एक यूनिट सेल का मास कितना होगा और एक यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी होगी। वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है, आपने पैकिंग फ्रैक्शन जब कैलकुलेट किया होगा तो वहां पे देखा होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी होती है। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी होती है भाई, ए क्यूब। क्यूबिक यूनिट सेल हम पढ़ रहे हैं तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी यूनिट सेल की एज लेंथ, ये क्या होती है यहाँ पर, एज लेंथ अगर दे रखी है तो वहां से आपको वॉल्यूम जो रहेगी यूनिट सेल की वो तो कैलकुलेट कर सकते हो। पहली चीज क्लियर है। अगर आपको रेडियस दे रखी हो तो भी फिर क्या करोगे, तो रेडियस का उस एज लेंथ के साथ आर और ए का जो रिलेशन रहेगा उसको यूज करेंगे, आर को ए में कन्वर्ट करेंगे किसी तरह से और उसके बाद हम रख देंगे। क्लियर है। तो वॉल्यूम तो निकालना आसान है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या मिलेगा, या तो आपको एज लेंथ दे देगा डायरेक्ट, या फिर आपको क्या देगा, या फिर आपको देगा रेडियस। अब जो हमारी यूनिट रहेगी, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो जो यूनिट रहेगी डेंसिटी की वो हम लेके चलेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में।
किसमें लेके चलनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेके चलनी है। अब जो यूनिट सेल रहती है वो बहुत छोटी होती है, एटम से मिलकर बनी हुई है, उसकी जो लेंथ रहेगी, एज लेंथ जो रहेगी वो आपको मिल सकती है, या तो मिलेगी आपको नैनोमीटर में, या मिलेगी एंगस्ट्रॉम में, या फिर मिलेगी पिकोमीटर में। ठीक है, तो इनको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 मीटर। मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 टू पावर -7 सेंटीमीटर, 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट करो 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर आपको यूनिट जो है एज लेंथ की वो सेंटीमीटर में नहीं दे रखी हो तो क्या करोगे, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, याद रह जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डेंसिटी की यूनिट जो रहेगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपको दिखानी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कैलकुलेशंस के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एज लेंथ या रेडियस को, तो मैंने बता दिया है। एज लेंथ या रेडियस इन 3 यूनिट के अंदर मिल सकती है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने का तरीका ये है। इसके बाद दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो है हमारे पास क्या भाई, वो है मास। W लिख लेता हूं उसको, या फिर M से ही लिख लेता हूं, W लिख लेता हूं मैं, W ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है आपको। अब एक यूनिट सेल के अंदर भी बहुत कुछ एटम्स रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ FCC यूनिट सेल, उसके अंदर 4 एटम रहेंगे। अगर मैं उसकी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वोइड फिल कर देता हूँ, तब भी ये मान के चलो कि 10-12 एटम से एक्स्ट्रा आपको नहीं मिले कहीं पे भी। उन एटम्स का मास कितना ही होगा, बहुत कम मास होगा। एक एटम का मास किसे मेजर करते हैं, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, और वो तो बहुत छोटी यूनिट होती है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मास किस में लेना है, ग्राम के अंदर। तो हम क्या करते हैं, मास को AMU से ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पूछता हूं आपसे एक एटम का मास बताना है आपको, कैसे बताते हैं एक एटम का मास, कैसे बताएंगे? तो मैं देखो इस तरह लिख सकता हूं कि अगर आपको 1 मोल कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, 1 मोल सब्सटेंस जो रहता है उसका मास, 1 मोल सब्सटेंस जो रहता है उसका मास किसके इक्वल होता है, उसके मोलर मास के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, उसके मोलर मास के इक्वल होता है। अगर मेरे को 1 मोल दे रखा होता, और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, Na, है ना। इतने सारे पार्टिकल्स का, इतने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास आपको दे रखा होगा। इतने सारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, इनका जो मास रहेगा वो उनके मोलर मास के इक्वल रहेगा। और मोलर मास जो रहता है वो ग्राम में रहता है। वो किस में रहता है, ग्राम में रहता है। अब अगर इस चीज को सर कैसे रिलेट करेंगे, इसको मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को आयरन का मास दिया हुआ है, आयरन के एक एटम का मास निकालना है ग्राम के अंदर, कितना होगा, तो मैं लिखूंगा भाई 1 मोल आयरन का मास कितना होता है, कितना होता है आयरन का मोलर मास 56 ग्राम होता है। 1 मोल का मतलब इतने सारे आयरन एटम का मास है इतना, तो एक एटम का कितना होगा, कम हो जाएगा। तो एक एटम का जो मास रहेगा, एक एटम का या फिर एक मॉलिक्यूल अगर आपको दे रखा है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास बताना है आपको, एक एटम में एक मॉलिक्यूल का मास आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इस मोलर मास को, m को आप डिवाइड कर दो किससे, Na से। m को किससे डिवाइड कर दोगे, Na से डिवाइड कर दोगे, ये एक एटम का मास आ जाएगा। एक एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास को इस नंबर ऑफ पार्टिकल से हम डिवाइड कर देते हैं। इतनी चीज क्लियर है। मैं सारे को हटा रहा हूँ, जरा लिख लेता हूँ कि एक एटम का मास जो रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है m/Na। लेकिन अगर हमारे पास यूनिट सेल के अंदर एक एटम ना हो, कई सारे एटम्स हो, तो हम क्या करेंगे, तो जितने एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा लिख रहा हूँ, दूसरा क्या था हमारे पास, मास ऑफ यूनिट सेल, वो कितना होगा, वो होगा एक एटम का मास m/Na इंटू Z। ये Z जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। क्लियर हो गया। हमें क्या करना है, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम है, फॉर एग्जांपल FCC यूनिट सेल है, 4 एटम उसके अंदर, तो 4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ एटम, कहाँ पे लिखूंगा मैं, Z की जगह पे लिखूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट बगल में लिख देता हूँ Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो 4 एटम्स है। इसके बाद
एम क्या है यहाँ पे, एम है मोलर मास जो ग्राम में होता है, ठीक है। लेकिन एक एटम या 4 एटम्स का मास तो ग्राम के अंदर बहुत कम रहेगा। ग्राम में कितना होगा वो कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास को मैंने Na से डिवाइड कर दिया और इस तरह से ये आ गया पूरा का पूरा मास ऑफ यूनिट सेल, क्लियर मास ऑफ यूनिट सेल। अब इन दोनों वैल्यूज को, पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, इनको यूज करके डेंसिटी का फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर्मूला बनाओ और फटाफट लिखो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास, मास यानी कि इसको लिख सकता हूँ, Z को पहले ले आया m/Na और नीचे क्या आ जाएगा, A3, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A3। ये फॉर्मूला हो गया। और याद रखना कि यहां से जो हमारे पास जो यूनिट आनी चाहिए वो किसमें आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारी यूनिट आनी चाहिए। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, Z नंबर ऑफ एटम्स, M मोलर मास। इसको कुछ जगह पे एटॉमिक मास की तरह भी देगा, लेकिन अगर पीछे यूनिट लिखी हुई है ग्राम पर मोल तो इसका मतलब एटॉमिक मास नहीं, वो मोलर मास ही है। इसके अलावा A³ इसके अंदर आए हुए हैं। A क्या है, A होगी हमारी एज लेंथ और Na हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेस पे किस किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे देखो, इसको इसमें बोला हुआ है कि सिल्वर जो है भाई वो है FCC लैटिस बना रहा है। FCC लैटिस बना रहा है, यहाँ से क्या पता चला, इस फॉर्मूले से के लिए हमें क्या मिला है, FCC का मतलब हमारे पास 4 एटम्स होंगे, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद बोल रहा है कि इसकी एज लेंथ दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी वैल्यू दे रखी है। अब ये पूछना कि ऐसा Na नहीं दे रखा है, Na की वैल्यू मैंने बता दी आपको, ये वैल्यू रखनी है, कितनी होगी 6.022 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन जिसके अंदर बोला हुआ है कि एलिमेंट है जो BCC यूनिट सेल बना रहा है, BCC लैटिस बना रहा है, इसका मतलब Z की वैल्यू पता चल गई, BCC होने का मतलब Z की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। इसके बाद बोला हुआ है कि इसके अंदर आपको एज लेंथ दे रखी है, A की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ। इसके बाद बोल रहा है कि डेंसिटी बताओ, अगर इसके 250 ग्राम मास के अंदर इतने एटम्स मिले हुए हैं, तो आपको अब की बात याद रखना है कि Na की वैल्यू जो रहेगी ये नहीं रखनी है। Na की वैल्यू क्या रखनी है, Na की वैल्यू रखनी है जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। साथ ही साथ M जो है वो मोलर मास नहीं है, क्योंकि हमें एलिमेंट ही नहीं पता है, मोलर मास कहां से पता चलेगा। तो M की वैल्यू कौन सी रखनी होगी, M की वैल्यू वो रखनी होगी जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर बोला हुआ है कि आपको कोई एलिमेंट है जो M, जिसका मास जो है वो गिवन है, आपको मोलर मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, इसके अलावा एज लेंथ जो है इस यूनिट सेल की वो एज लेंथ गिवन है, पूछा हुआ है किस तरह का लैटिस बना हुआ है। तो किस तरह का लैटिस होगा ये डिपेंड करता है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बोला था FCC लैटिस बना हुआ है, इसका मतलब वहां पर Z की वैल्यू 4 पता चल गई थी आपको, ठीक है। अगर आपको Z की वैल्यू पता चल जाएगी तो उससे हम बता सकते हैं किस तरह की यूनिट सेल होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसके अंदर कैलकुलेट करना है आपको Z की वैल्यू, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। इसको नोट करो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडियस रेशो। रेडियस रेशो का जो रूल्स रहते हैं वो केवल और केवल आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर फॉलो होते हैं। ये जो रहेंगे किसके अंदर फॉलो होंगे, ये फॉलो होते हैं किसके अंदर, आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर। होता क्या है, आयनिक क्रिस्टल जो रहते हैं वो 2 तरह के आयन से मिलकर बने होते हैं, कैटायंस और एनायंस से। ये सभी को पता है कि कैटायन का साइज जो रहता है वो छोटा रहता है, एनायन का साइज क्या रहेगा, कैटायन से थोड़ा बड़ा रहेगा। तो अगर कैटायन का साइज छोटा है और अगर मैं उसको इन दोनों का रेशियो निकालना हो, कैटायन के साइज को ऊपर रखता हूँ, एनायन के साइज को नीचे रखता हूँ, कि रेडियस को अगर मैंने ऊपर नीचे रख के एक रेशियो निकाल लिया, तो वो रेशियो कभी भी 1 से ऊपर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर जो है वो हमेशा ही डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, और वो कभी 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन जो है वो सिग्निफिकेंट रहेगा किसकी कंपैरिजन में, एनायन की साइज की कंपैरिजन में, ठीक है। अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि जब कैटायन और एनायन को अरेंज करना है तो किस तरह अरेंज करेंगे। हम इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे पास 2 तरह की साइड्स हैं। कुछ तो हमारे पास है जैसे कि हम बोलते हैं जिनको लेटिस पॉइंट्स, जैसे कि हमारे पास क्या हो जाते हैं, कॉर्नर्स हो गए, फेस सेंटर हो गए, बॉडी सेंटर हो गए, और एक जगह हमारे पास होती है वॉइड्स यानी खाली जगह।
हम क्या कर सकते हैं कि हमने भाई क्या कर लिया, कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर एटम्स अरेंज करके बीच में जो खाली जगह बची, जैसे बॉडी का सेंटर बच गया, वो खाली जगह बच गई, वहां पे भी एक एटम रख दिया छोटे साइज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो लैटिस बनता है, जैसे कि हम एफसीसी बना रहे हैं, चाहे बीसीसी बना रहे हैं, चाहे सिंपल क्यूबिक बना रहे हैं, वो बनेगा एनायंस के थ्रू। जो हमारा लैटिस बनेगा, लैटिस फॉर्मेशन होगा, वो किससे होगा, वो होगा एनायन के थ्रू। और जो खाली जगह होगी, जो वॉइड्स होंगी, वो किससे मिलकर बनी होगी, वो कैटायंस के अरेंजमेंट से बनेगी। पहली चीज तो आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए, कैटायंस कहाँ पाए जाते हैं, कैटायंस पाए जाते हैं वॉइड्स के अंदर, और एनायंस कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं लैटिस साइड्स, जो कॉर्नर्स थे, फेस सेंटर थे, वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि भाई रेडियस रेशियो का जो साइज रहता है, रेडियस रेशियो की वैल्यूज रहती है, वो 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती, 1 के इक्वल हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। बहुत हार्डली या रेयरली ऐसे केस मिलते हैं जिसके अंदर रेडियस रेशियो 1 के इक्वल हो जाता है, यानी कैटायन एनायन का साइज इक्वल हो जाता है, एक्जैक्टली इक्वल हो जाता है, उससे कम ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज के बीच में हमारे पास क्या रहता है, ये रेडियस रेशियो की वैल्यू रहती है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि साइज ऑफ वॉइड्स जो रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं। अगर हम वॉइड्स को देखते हैं तो वॉइड हमारे पास कौन कौन सी बन रही थी, ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रही थी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रही थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही थी, और बॉडी सेंटर जो था वो भी वॉइड की तरह काम कर रहा था, क्योंकि 8 एटम्स के बीच में खाली जगह बची थी, उसको हम बॉडी सेंटर बोल रहे थे। इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि ट्रायंगुलर वॉइड जो रहती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो बनती है 3 एटम्स के बीच में बनके। तो इसका मतलब मैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर और लिख लेता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ट्रायंगुलर वॉइड जो रहती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहता है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड रहती है वो किस तरह बनती है, 3 एटम नीचे रहते हैं, यानी ट्रायंगुलर वॉइड रहती है, उसके ऊपर एक एटम रख देते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो ये किस तरह बनती है, ट्रायंगुलर वॉइड, उसके ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड, 6 एटम के बीच में एक जगह घिरी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो रहती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। और लास्ट में बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर किस तरह बन रहा है, एक कमरे का बॉडी सेंटर कैसे बनेगा, 4 एटम ऊपर है, 4 एटम नीचे, 8 कॉर्नर बीच में, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। और जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता जा रहा है उतनी उनके बीच में खाली जगह होती जा रही है। ठीक है, आपको 2 एटम्स को रखना है, उनके बीच में खाली जगह कम से कम रखेंगे क्लोज पैकिंग के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर तो जो वॉइड्स रहेगी वो ना के बराबर रहेगी, वो बिल्कुल सेट के रहेंगे। 3 एटम आए, थोड़ी खाली जगह है, 4 एटम आए, थोड़ी और खाली जगह है, 6 एटम आए, थोड़ी और खाली जगह है, और अगर 8 एटम आए तो और ज्यादा खाली जगह है। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब साइज ऑफ जो खाली जगह होगी, साइज ऑफ वॉइड जो रहेगा, एम्प्टी स्पेस का साइज ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर सबसे कम रहेगा, टेट्राहेड्रल के अंदर थोड़ा ज्यादा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल के अंदर और ज्यादा, और बॉडी सेंटर के अंदर और ज्यादा रहेगा। फटाफट से इस चीज को नोट करो। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक केस के अंदर जो स्टेबिलिटी रहती है कंपाउंड की, वो डिपेंड करती है इस रेडियस रेशियो के ऊपर। कैसे डिपेंड करती है अभी बता रहा हूँ मैं, फटाफट से इस चीज को नोट कर लो। इसके बाद एक टेबल बना रहे हैं। देखो भाई, हम बात कर रहे थे अभी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। हमने बोला आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने हुए, कैटायन एनायन से। एनायन के बीच में खाली जगह होगी, वहां पे आपको कैटायन को रखना है। अगर कैटायन का साइज उस खाली जगह से ही ज्यादा हुआ तो इसका मतलब उस कैटायन को वहां पे नहीं रख सकते। अगर आपने वहां पे रखने की कोशिश करी तो फिर वो आयनिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ये जो टेबल रहेगी, जो ये रेडियस रेशियो जो रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, सबसे पहले मैंने अरेंज कर लिया है जो हमारे पास जो वॉइड्स थी वहां पर कैटायन रखने हैं। तो कैटायन का अरेंजमेंट कहाँ पे होगा, ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, ऑक्टाहेड्रल या फिर बॉडी सेंटर पे, उसके हिसाब से मैंने रख लिया है। इनका साइज का ऑर्डर पता चल गया तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद रह जाएगा 3, 4, 6, 8। और इसी के हिसाब से रेडियस रेशियो, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है तो कैटायन का जो रेशियो रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर वो भी बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब रेडियस रेशियो जो रहेगा बढ़ता जाएगा तो साइज भी बढ़ता जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता जाएगा। जो नंबर आपको याद रखने, तो याद रखना है भाई 1, एक रखना है आपको 0.155। ये सबसे कम हो सकता है, इससे कम रेशियो नहीं हो सकता। कैटायन का साइज बहुत छोटा नहीं हो सकता और एनायन से बड़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा बीच में आपको 3 नंबर और याद रखें, 0.225, 0.414, 0.732। ठीक है, और इसके हिसाब से आपको अरेंज कर लेना है कि 0.155 से 225 बीच में अगर छोटा सा रहेगा किसका साइज, कैटायन का साइज, तो उसको ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर रखा जा सकता है। और इसका एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो बोरोन का एग्जांपल जो रहेगा, बोरोन का ऑक्साइड जो रहता है Be2O3, उसको हम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है,
दूसरा, अगर हमारे कैटायन का साइज थोड़ा बड़ा है, उसका रेडियस थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब वो 4 एटम के बीच में रखा हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, जगह रहेगी उसकी लोकेशन, और स्ट्रक्चर टाइप जो रहता है उसको बोला जाता है ZnS टाइप, जिंक सल्फाइड टाइप, या उसको बोला जाता है क्या, स्फेलेराइट टाइप। स्फेलेराइट टाइप जो होता है वो इसको बोला जाता है। इसके बाद और क्या क्या एग्जाम्पल रहेंगे, जो कॉपर के आयोडाइड्स रहते हैं और जो मेटल्स के सल्फाइड रहते हैं, जैसे कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड जो रहेगा वो इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा बेरियम और मरकरी का सल्फाइड जो रहेगा वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, थोड़ा रेडियस रेशियो और ज्यादा हो, जिनको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर हम कैटायन में रख रहे हैं, तो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसका। और एग्जांपल जो रहेंगे, अब जो हमारी जो छोटी मेटल्स थी उनके ब्रोमाइड आप लेके चल सकते हो। छोटी मेटल हिंदी नहीं बोल रहे हैं, रिएक्टिव मेटल जो रहती है उनके आप हैलाइड लेके चल सकते हो, या फिर जो सेकंड ग्रुप की मेटल्स उनके ऑक्साइड लेके चल सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइप जो रहती है वो है जो बॉडी सेंटर के अंदर हमारा कैटायन रखा रहता है, एनायन उसके चारों तरफ रहते हैं, तो स्ट्रक्चर को बोला जाता है CaCl टाइप स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है और रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा रहता है इसके अंदर। जो सीजियम था उसी के और बाकी हैलाइड्स आ सकते हैं। और बड़े साइज वाले कैटायन यानी कि अमोनियम कैटायन हो गया, अमोनियम के जो कंपाउंड होंगे वो हमेशा किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉडी सेंटर जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर आएंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, रेडियस रेशियो की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हम इसको पढ़ते हैं वो चीज आपको पता चल गई होगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।